रोड एक्सीडेंट से कैसे बचें, कैसे इससे बचाव करें? देखिए, जो रोड एक्सीडेंट्स का जो प्रॉब्लम है हमारे देश में, वो एक एपिडेमिक का आकार ले चुका है। हम इस समय दुनिया के नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट डेथ में, और हमको इसीलिए कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप होगा, जो आपने अभी बताया, प्रिवेंशन। जी। प्रिवेंशन के लिए मैं 3 चीज़ बताना चाहूँगा। पहले जो है वो है कि आप जब गाड़ी में जाइए तो आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। कभी कभी हम देखते हैं कि सामने वाला सीट बेल्ट लगा के बैठे हुए, पीछे वाला सीट बेल्ट नहीं लगाता है। ये मत कीजिए, क्योंकि गाड़ी का जब एक्सीडेंट होगा तब सभी का सीट बेल्ट का जरूरत पड़ेगा, और उससे आपका जान बच सकता है। यानी जो पीछे बैठा है उसके लिए भी सीट बेल्ट लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आगे बैठे इंसान के लिए। हाँ जी। सेकंड जो है, ये जो स्कूटर बाइक में जाते हैं उनके लिए भी, जितने भी सवारी जा रहे हैं, सबके लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। ये भी दिखा जाता है कि सामने वाला हेलमेट पहन के बैठा हुआ है और पीछे के जो सवारी है उसमें हेलमेट नहीं है, और जब एक्सीडेंट होता है तो सामने वाला कभी बच भी जाता है और पीछे वाला भारी चोट लग सकता है। तो ये भी हमको ख्याल रखना चाहिए जी। तीसरा, जो सभी बोलते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और जो आपका गाड़ी का स्पीड है उसको लिमिट्स पे रखें, बिकॉज एज वी नो द स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। तो ये 3 चीज़ अगर हम ध्यान से पालन करें कोई भी रास्ते में है, तो जान बच सकता है। और इंजरी प्रिवेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये 3 है। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे जी बताएं। जी बताएं, क्या सवाल है? देखिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। जी 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 बताएं, क्या सवाल है? मेरा सवाल यही है कि क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हमारे गाड़ियों में जो ये सिस्टम लगा हुआ है सीट बेल्ट का या कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं आना चाहिए कि जिससे हमारी जो कॉल्स होती हैं गाड़ी में, जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो कुछ ऐसा हो कि हम गाड़ी में फोन यूज ही ना कर पाए, हमें उसके लिए नीचे उतर के कॉल करना पड़े। उससे हमारा जो ये हादसे का ये है ये रुक सकता है। जी। गाड़ी चलाने के वक्त सेलफोन का यूज़ मना है, और ऐसे कोई अभी टेक्नोलॉजी नहीं बना कि गाड़ी चलाने वक्त सेलफोन का यूज़ ना करे। बट इसके लिए अवेयरनेस और डिसिप्लिन, यही 2 चीज़ है जो आपको अभी इससे बचा सकते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। जी बताएं, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि ये पूछ रहे थे कि ये जो इसके बारे में रोड सेफ्टी, ये बेल्ट लगाना, मैं कह रहा हूँ कि मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, हम बेल्ट क्या लगाएंगे? 6 दिन हमें लगता है श्रीनगर से जम्मू पहुँचते पहुँचते। यहाँ सिस्टम भी होना चाहिए, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक वहां से ट्रैफिक छोड़ते हैं, यहाँ से ट्रैफिक, उसके बारे में भी बोलो। हाँ, बैलेट तो मामूली बात, बैलेट सब ही लगाते हैं, तकरीबन तो 70-80% लोग बैलेट लगाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रैफिक का निजाम जो ठीक करते हैं उनके बारे में भी उनको भी चाहिए ना कि कैसे करना है, कैसे चलाना। जैसे कि एक टाटा गाड़ी में 25 सवारी आते हैं, उसमें बिठाते हैं 40 सवारियां, ड्राइवर के सीट पे भी होते हैं दाएं बाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब, ऐसा देखा गया है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई सड़क पर पड़ा हुआ है, कोई उसकी मदद नहीं करता, या फिर लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रोकना कैसे है, फ्रैक्चर हो गया है तो क्या करना है। तो हम इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं कि आप खुद कैसे सेफ रहें। जैसे अगर कोई, मैंने अभी जैसे कहा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई सड़क पर पड़ा हुआ है, तो जो फर्स्ट एड उसे मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि क्या करें, तो क्या करें, फर्स्ट स्टेप क्या हो? देखिए, सबसे पहले जो है, अगर कोई देखे कि कोई भी पड़ा हुआ है एक्सीडेंट के बाद, तो सबसे पहले जो हेल्प करने, मदद करने जा रहा है, उसका भी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो ऐसा ना होना चाहिए कि कोई बीच रास्ते में पड़ा हुआ है और वो ना देख के दाएं बाएं ना देख के उसके पास चले गए और एक गाड़ी आके उसको भी मार दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सीन सेफ्टी जो हम बोलते हैं, अपना सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आसपास कोई आदमी है आपके साथ, उनको भी मदद लीजिए। 2-3 आदमी मिलके आप इनको मदद करें। पहले क्या करना चाहिए, पहले आप देखिए कि इस बंदे का होश है कि बेहोश हो गया है। अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसको आप हिलाने का कोशिश मत करें, बिकॉज इस स्थिति में सिर का इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हाँ कोई बीच रास्ते में पड़ा हुआ है कि कोई और खतरे का चांस है तो आप उसको सड़क के किनारे लेके आ सकता है। जो आदमी के पास फर्स्ट एड का ट्रेनिंग है जी, वही आदमी इनको उठाने का मदद कर सकता है, ये बेटर। अगर नहीं है तो आप बाजू में लेके आइए। सेकेंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इमरजेंसी रेस्पॉन्स नंबर पे फोन कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम गलती कर देते हैं कि हम उसको खाली मदद करने देते हैं। जो एक्सपर्ट्स है, जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, एम्बुलेंस आना ही आना है इनको हेल्प करने के लिए। तो जो हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स आज के डेट में पूरे देश में 112 नंबर है हमारे पास। अगर 112 ना चले, 108, 102 ये नंबर्स है जी, इसके हिसाब फोन करके सो दैट हेल्प कैन कम। जी, लेकिन फिर भी जो आपने बातें बताई, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मदद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हम किसी की मदद करेंगे तो पुलिस हमसे सवाल करेगी, या फिर अगर हम किसी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहां पर हमसे पूछताछ होगी, उनका टाइम बर्बाद होगा। बहुत सारे लोग इस चीज से बचकर चलते हैं। सवाल पूरा करें। मैं गाड़ी चला रहा था और कोई शराबी ने आके क्रॉस गलत करके मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, और उसको हॉस्पिटल लेके गया और एडमिट करने के बाद में पुलिस ने मुझे लॉकअप में लेके गई। फिर मुझे अंदर रहना पड़ा, दूसरे दिन कोर्ट जाना पड़ा। तो मैंने उसको बचाया और लेके गया। मैं लेके जाता और चला जाता तो क्या होता। जी, ठीक है। तो ये तो एक पुलिस का एक्शन है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे होना नहीं चाहिए। और हमारे देश में, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, गुड समरिटन लॉ 2015 सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर किसी की कोई मदद करे तो उसका नहीं हैरानी होना चाहिए जी। बट अगर कोई भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसको इंक्वायरी करना पुलिस का काम ये भी है। जी, अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसको पहले जो एक्सीडेंट के बाद का पहला घंटा है उसके अंदर मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है तो उसका अच्छे से इलाज हो पाएगा। जो चांसेस हैं वो मतलब बरकरार रहेंगे, वरना चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी को हम देखते हैं सड़क पे पड़ा हुआ, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए मरीज के साथ? देखिए, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम किसी का अगर मदद करना चाहे तो अगर हमारे पास ट्रेनिंग ना हो तो हमको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और कुछ चीज़ नहीं करना चाहिए जो हम मदद करने के लिए करते हैं जनरली। लेकिन इनमें क्या आता है? जैसे कोई भी अगर बेहोश लग रहा है और बेहोश होने जा रहा है, सबसे पहले कोई भी मरीज इंसान ऐसे पानी मांगता है, तो उस टाइम पे उसको पानी नहीं देना चाहिए और कोई भी खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसमें चोकिंग भी हो सकता है। और अगर इस मरीज को ऑपरेशंस का ज़रूरत है, सर्जरी का ज़रूरत है, तो अगर उसने पानी दे दिया तो उनका सर्जरी का टाइम और ये सब उसको डिले हो जाता है। और अब जो गोल्डन आवर जो हम बात करते हैं उसको हेर फेर होता है, तो इसीलिए वो नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जो मैंने पहले बोला, कोई भी मरीज़ अगर ऐसे बेहोश पड़ा हुआ है तो उसका हेड इंजरी और स्पाइन इंजरी का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास ट्रेनिंग ना हो तो इस मरीज़ को मूव नहीं करना चाहिए और आपको मदद लेना चाहिए एम्बुलेंस इसका और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का, जो इसको कर सकता है जी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने उठाया कि मदद करने के जगह पे अगर आप सेल्फी ले और जस्ट उसको ऑब्जर्व करते रहे, वो भी उसके लिए बहुत खतरा होता है, जो अक्सर होता रहता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में बिल्कुल आजकल ज़्यादातर यही होता है कि अगर कोई किसी को सड़क पर देखता है, कोई हादसा हो गया है,
तो बजाय इसके कि जाकर उसकी मदद करे, एम्बुलेंस को कॉल करे या फिर पुलिस को वहां पर बुलाए, वो लोग सेल्फी लेते हैं और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करने लगते हैं। जी, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। और आजकल बहुत लोग मदद भी करने आ रहा है। और जैसे जैसे अभी दिल्ली का बात उठा है, दिल्ली में भी ये जो मदद करने वाले इसके नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उसका अवार्ड्स भी गवर्नमेंट ने दे रहा है, तो अवेयरनेस मेरे हिसाब से बढ़ रहा है। बट सड़क का जो दुर्घटना का जो आंकड़ा है और जितने मौतें हो रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से पूरे देश में इनका अवेयरनेस होना चाहिए। और मैं बोलूँगा कि शुरू से स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस में फर्स्ट एड ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि हर फैमिली का एटलीस्ट 2-3 लोग फर्स्ट एड ट्रेनिंग लेना चाहिए और उसको फर्स्ट एड आना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम मदद कर सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि ये ट्रेनिंग सभी को लेनी चाहिए और कंपनीज को स्कूल्स में से ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि ये अभी तक नहीं हो पाया है कि सब जगह इसकी ट्रेनिंग हो पाए, अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहा है तो वो कहाँ से, कैसे ले सकता है और इसमें कितना टाइम लगता है? देखिए, ट्रेनिंग जो है ये बहुत सालों से इस देश में चला रहा है। जैसे रेड क्रॉस जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीसी है, स्काउट्स है, इनमें ट्रेनिंग दिया जाता है फर्स्ट एड का। बट उसका रेइंफोर्समेंट नहीं होता है। हम जब बड़े होते हैं वो इसको भूल जाते हैं और हेल्प नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो इसके में रेगुलर ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग का बहुत सारे एनजीओज है। आजकल गवर्नमेंट भी, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा देश का नेशनल फर्स्ट एड करिकुलम बन चुका है और उसका ट्रेनिंग शुरू हो गया है। ट्रेनिंग मैक्सिमम 6 से 8 घंटा लगता है। बट इनका यानी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप एक दिन के अंदर भी सीख सकते हैं। एक दिन के अंदर भी सीख सकता है। बट इस ट्रेनिंग का रिपीटेशन होना चाहिए 6 महीने 1 साल, बिकॉज ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है। आपको करना ज़्यादा है और पढ़ना कम है। तो जितना आप करेंगे, जितना आप हेल्प करेंगे, उतना ही आपको उतना अच्छा आप फर्स्ट एडर बनेंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, मैं दानिश बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, पहले तो शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम न्यूज़ 18 पे ला रहे हैं, जिससे बहुत अवेयरनेस हो रही है मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जी, मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब से कि कश्मीर में अक्सर मौसम खराब होने की वजह से, जैसे अभी बहुत बर्फबारी हो रही है, तो मदद आने में देर लग सकती है। तो उस दौरान अगर हमारा जो मतलब पेशेंट है ये अनकॉन्शियस हो रहा है या ये रेस्टलेस फील कर रहा है, डॉक्टर साहब ने बोला कि उसको पानी नहीं देना है। ठीक है, वो चोक कर सकते हैं। तो मदद आने तक हम ऐसी कौन सी चीज करें जिससे हम उसको मदद करें, वो खुद भी रिलैक्स फील करे, और हम CPR वगैरह कैसे दें, क्या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होती है वो कैसे कराएं? थोड़ा अगर डॉक्टर साहब इस पे एक्सप्लेनेशन देती तो अवेयरनेस बढ़ जाती। जी, हाँ जी, एक भी बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मैं पहले बताऊंगा कि जो आदमी बेहोश हो गया है और बेहोश होने जा रहा है, जैसे पहले बताया मैंने, हेड और स्पाइन इंजरी का चांसेस ज़्यादा है। अच्छा। इस टाइम पे मूवमेंट करना और पानी देना उसके लिए हानिकारक है और उसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होता है कि खून बह रहा है, कि फ्रैक्चर्स हो गया है, उसमें आप एक्टिवली मदद कर सकता है। जैसे किसी का अगर बहुत सारे खून बह रहा है, उसका थोड़ा सा पैर ऊपर रखिए आप, सो दैट उसका सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर अच्छा रहे, ये कर सकता है। जैसे हमने पहले बताया कि टॉवेल और कोई भी आपका क्लोथ्स ले लीजिए और उसका अच्छा सा पट्टी लगा दीजिए, तो जो ब्लीडिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बंद भी हो सकता है। ये बहुत मदद करता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा लोग ये जो खून बहने के कारण रोड पे ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस पे डेथ हो जाता है, और ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल डेथ है जो ये फर्स्ट एड मिल जाए। तीसरा, अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए और बहुत पेन हो रहा है, ऐसे लग रहा है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, आप लकड़ी ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसका हाथ और पैर में आप पट्टी लगा के उसको पैर स्प्लिंटिंग कर सकते हैं, जिसको हम मेडिकल स्प्लिंटिंग बोलता है। इसमें आपका पेन का आराम मिलता है। अगर उसका
आगे ज़्यादा खतरा का चांसेस है मूवमेंट के लिए, वो कम हो जाता है। जी। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, जिसके जो आगे जाके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सिंपल एक्शन विल सेव लाइफ्स। जी, जैसे आपने बताया कि अगर किसी के फ्रैक्चर भी है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि एक्सीडेंट के दौरान किसी की जो बोन है वो स्किन के बाहर आ जाती है, तो अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक ही सेम चीज़, उसको बोन जो पार्ट्स है, पैर, जो अगर पैर और हाथ में है उसको सीधा कर दीजिए और उसको कवर कर दीजिए। उसको ओपन में रखने से इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो उसको अगर पट्टी कर दे तो वही भी बहुत बड़ा हेल्प है। इन्होंने एक सीपीआर का भी मुद्दा उठाया। बिल्कुल जी। अगर आपको सीपीआर आता है, जो चेस्ट कॉम्प्रेशन है, वो दैट चेस्ट कॉम्प्रेशन इज इनफ फॉर सीपीआर फॉर लेमैन्स। आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का जरूरत नहीं है, आप उसको छाती पे दबाते रहे अगर आपके पास ट्रेनिंग है, वो दैट इज मोर इक्विवेलेंट देन ऑल द अदर मेथड। तो उनके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का हेजिटेशन होता है, प्रॉब्लम्स होता है। तो आप खाली कंप्रेशन ओनली सीपीआर कीजिए, छाती में दबाते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक हेल्प ना आए। जी, जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ सीपीआर का, तो बहुत से हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो ये ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि सीपीआर क्या है, तो अगर आप उन्हें समझा पाएँ शॉर्ट में कि सीपीआर है क्या? देखिए, सीपीआर एक्सप्लेन करने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा मैं बता देता हूँ। कभी कभी ये होता है कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे रॉड्स वगैरह और जो व्हीकल्स का पार्ट होता है तो बॉडी में घुस जाता है। जी। तो एक जनरल टेंडेंसी होता है कि उसको हम निकाल दें। हाँ। तो जो साइंटिफिक एडवाइस है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि उसको निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो ब्लीडिंग जो हो रहा है उसके अंदर वो बहुत बढ़ जाता है अगर वो उसको आप निकालने का कोशिश करें। तो उसके आसपास आप पट्टी लगा के उसको स्टेबलाइज कर लीजिए और अस्पताल तक उसको ले जाने के लिए व्यवस्था कीजिए। और कई बार ये भी हो सकता है कि उसको निकालने के चक्कर में जख्म और गहरा हो जाए। मैं वही बता रहा था। सीपीआर का बात आपने उठाया। सीपीआर उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के नाम पे जाना जाता है। ये एक टेक्निक है, एक मैनुअल टेक्निक है, आप हाथ से कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति जिसका हार्ट बंद हो गया है कोई भी कारण से, सड़क दुर्घटना से भी हो सकता है, हार्ट अटैक से भी हो सकता है, कोई भी और कारण से हो सकता है, उसका हार्ट हम चालू कर सकते हैं ये मैनुअल मेथड्स पे। और ये जैसे इसका तरीका जैसे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट लेमैन आम जनता के लिए इसका मेथड बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने अभी बताया कि खाली आप चेस्ट कंप्रेशन और छाती पे दबाते रहे, वही काफ़ी है इसको करने के लिए। बट उसके लिए आपको अगेन थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और ये ट्रेनिंग 4 से 6 घंटा में आप सीख सकते हैं सीपीआर। जी। अच्छा, जिन लोगों की सड़क हादसे में जान जाती है तो क्या इसमें कहीं ना कहीं एज फैक्टर भी होता है? देखिए, ये बड़ा सा चिंता का बात है, क्योंकि जो हमारे देश में जो डेथ हो रहा है सड़क दुर्घटना के लिए, इसमें यूथ और यंग एज ग्रुप बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इसका बहुत ही रिपरकेशन है। एक तो अगर उसका मौत भी हो जाए तो उसका फैमिली के ऊपर असर पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी यही मेंबर अर्निंग मेंबर होता है। देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इस आदमी बहुत कुछ देश के लिए कर सकते थे, महिलाएं कर सकते थे। अगर इसका मौत हो जाए उस यंग एज में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अगर बच भी जाए, कुछ इंजरीज ऐसे होता है जैसे हेड इंजरी, लिम्ब लॉस, इसमें वापस आने में बहुत टाइम लगता है, जिसको हम रिहैबिलिटेशन पीरियड कहते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा एक असर उठाना पड़ता है फैमिलीज को, पेशेंट्स को। तो इससे बचने के लिए प्रिवेंशन के लिए बहुत ही कड़क स्टेप हमको लेना चाहिए, पूरे देश को लेना चाहिए, सारे जनता को लेना चाहिए, और गवर्नमेंट्स तो हमारे साथ है। जी। प्रिवेंशन के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। जी। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि कई एक्सीडेंट्स में किसी का हाथ चला जाता है या किसी का पैर चला जाता है, उंगलियां कट जाती हैं। तो अगर ऐसा हो गया है, हाथ अलग हो गया है या पैर अलग हो गया है, उंगलियां कट गई हैं, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है?
देखिए, सबसे पहले जो है आपको ब्लीडिंग बंद करना चाहिए। उसका तरीका मैंने पहले ही बताया। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि इस हाथ को और इस जो उंगली अगर कट गया इसको हम जोड़ सकते हैं। हाँ। उसके लिए वो जो एम्पुटेटेड पार्ट्स है, अगर हाथ भी हो, पैर भी हो, कुछ भी हो, उसको आप पानी में थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, बिकॉज अगर उसमें रोड का डस्ट लग गया तो उसमें जोड़ने का चांसेस कम हो जाता है। उसके बाद उसको एक पॉलीथीन का पैकेट में आप लगा लीजिए। अच्छा। उसके और एक पॉलीथीन का पैकेट लेके उसके अंदर पानी लीजिए, उसमें उसका टेम्परेचर कम होगा। अच्छा। तो 2 पॉलीथीन टेक्निक जो है, इसको करके आप उसको बांध के उसी पेशेंट्स के साथ उसको आप भेज दीजिए हॉस्पिटल में। उसमें उसका जोड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है, हमने देखा है अस्पताल में मरीज थोड़ा लेट आता है, क्योंकि ये एक्सपर्टीज सब जगह अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। और ये जो पार्ट्स है, इनका जो वायबिलिटी है ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे तरह जैसे मैंने बताया ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? मैं फिरदौस अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? ऐसा है कि हेलो जी बताएं। ऐसा है कि मुझे फादर को हुए हैं 5 साल गुजरे हुए। 5 साल। अब मुझे उसकी जो वरासत है वो मुझे अपने नाम करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना है? देखिए, आज हम रोड सेफ्टी पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट में आप केयर किस तरह से कर सकते हैं। जी, जैसे आप मुझे बता रही थी कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि उसके हाथ या पैर या उंगलियां कट जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो टाइम होता है वो निकल जाता है, और आपने जो तरीका बताया ये बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, बट ये बड़ा सिंपल टेक्निक है जी। अगर ऐसे ट्रांसपोर्ट किया जाए जो बॉडी पार्ट्स है जो अलग हो गया है, तो उसका जोड़ने का चांसेस होता है। बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है कि ये कुछ नहीं हो पाएगा, इसका पैर चला गया है, बट ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और काफ़ी ऐसे केसेस हमने देख चुका है जहाँ पे हाथ अलग हो गया है, उंगली काट गया है, वो जोड़ के आदमी जैसे पहले काम करता था ऑलमोस्ट उसी लाइफ पे वापस गया है। जी, डॉक्टर तमोरिश कोल, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपकी छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है, क्योंकि हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।